अपने बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दीजिए। जी, मेरा मूल नाम मैम प्रीति है। मैं भरतपुर ज़िले से हूँ, भरतपुर ज़िले की निवासी हूँ और मेरी 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो सुरजीत बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से भरतपुर से ही हुई है। इसके बाद मैंने विज्ञान विषय में स्नातक विषय मेरे स्नातक में मेरे विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय से मैंने स्नातक परीक्षा की है, उत्तीर्ण की है। और परास्नातक में मैंने वर्धमान कोटा मुक्त विश्वविद्यालय से की है और वर्तमान में मैं स्कूल व्याख्याता के पद भरतपुर जिले में ही कार्यरत हूँ। जी, बहुत बढ़िया मैडम। भरतपुर के कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में बताइए। मैम, भरतपुर का जो मुख्य दर्शनीय स्थल है वो तो केवलादेव घना पक्षी विहार है। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, ये यूनेस्को की एक धरोहर भी है और ये पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा मैम यहाँ पर जो सांस्कृतिक स्थल हैं जैसे यहाँ लक्ष्मण मंदिर, गंगा मंदिर और इसके अलावा यहाँ जो हाँ, जो यहाँ पर जो बयाना का किला है वो ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है क्योंकि बयाना के पास जो खानवा नामक स्थान है वहाँ पर राणा सांगा ने जो बाबर के साथ में जो युद्ध किया था वो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा है। इसकी वजह से जो भरतपुर का ऐतिहासिक नाम है। इसके अलावा मैम यहाँ का जो लोहागढ़ का किला है वो भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उसको अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए थे। सन 1805 में यहाँ जो जनरल लेक है उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन 5 बार आक्रमण किया था मैम, लेकिन फिर भी वो उसको जीत नहीं पाए थे। जी मैम। जी, बहुत बढ़िया। इसके बारे में उन्होंने कोई कथन भी कहा होगा सर मैडम? हाँ मैम, इस किले के बारे में एक कथन कहा जाता है कि 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट के 2 छोरा। जी मैम। भरतपुर में एक लोक देवता है, बताएंगे आप उनके बारे में कुछ? हाँ मैम, भरतपुर के जो लोक देवता हैं वो देव बाबा को माना जाता है। जो यहाँ की जो गुर्जर जाति है वो उनके विशेष रूप से आराध्य माने जाते हैं। उनका जो पूजा स्थल है वो नगला जहाज में है। नगला हुँ, जहाज भरतपुर में है। जी, जी। इनका मेला कब भरता है? मैम, इनका मेला मैम माघ पूर्णिमा को पड़ता है। जी। अब मैं रवि जी से अनुरोध करूँगी कि वे अपनी भूमिका का निर्वाह करें। चारुमिता जी, आपने अभी अपने परिचय में ये बताया कि आपकी जो पृष्ठभूमि है वो विज्ञान विषय की रही है। जी सर। अच्छा, तो मैं विज्ञान से आपका ये प्रश्न करना चाहूंगा कि आप आपका जो पूरा विषय है वो विज्ञान का रहा, तो एकाएक आप हिंदी में आए, तो विज्ञान और हिंदी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो अपना जो जी सर। संतुलन है, वो कैसे कर पाती हैं आप? हाँ सर, मैं एक बार पुनः जुड़ना चाहती हूँ, आवाज़ कम आ रही है लीव होके। अच्छा अच्छा, ठीक। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए मैडम। हाँ जी सर, मैंने क्या है विज्ञान विषय में स्नातक विषय किया था। उसके बाद में मेरा तृतीय श्रेणी अध्यापक में मेरा चयन हो गया था। तो मेरी जो पढ़ाई है वो बीच में छूट गई थी, मतलब मैं अपनी एमएससी नहीं कर पाई थी। तो मेरी रुचि हिंदी में तो शुरू से ही थी, लेकिन मैंने विज्ञान विषय में भी साथ में पढ़ाई की थी। तो उसके बाद मुझे ऐसे ही एक गुरु मिले, उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि आपको हिंदी विषय में एमए करना चाहिए। तो मैंने जब हिंदी विषय में सब जब पढ़ना शुरू किया तो मेरी धीरे-धीरे रुचि बनती चली गई। उसके बाद मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर उसके बाद अब मैं वर्तमान में हिंदी विषय में ही स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो ये बताइए मैडम, आपकी पृष्ठभूमि विज्ञान रही है, तो जी विज्ञान सर।
प्रकृति का दोहन कर रही है या शोधन कर रही है? क्या कर रही है? सर कोई भी जी। आविष्कार होता है ना, हर उसके 2 पहलू होते हैं। तो प्रकृति का दोहन तो निश्चित रूप से हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक जो तौर तरीके हैं, उनको बहुत ही अवैज्ञानिक तरीके से मनुष्य काम में ले रहा है। पर्यावरण का किसी प्रकार की रूपरेखा बिना रूपरेखा बनाए और मशीनों का उस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है कि जो संतुलन जो सुविधाएं बनाने के लिए जिनका आविष्कार हो रहा है, वो प्राकृतिक रूप से असंतुलन उत्पन्न कर रही हैं। तो वो अपने भविष्य का ना सोचते हुए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आज हमारी पीढ़ी को जो चाहिए वो हम भरपूर ले रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी की तरफ से हम बिल्कुल आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये विकास है, ये प्रकृति के सब स्थल पे बन रहा है। हाँ सर, हाँ सभी जगह। आप अच्छा। चाहे नदियों को देख लो, चाहे पहाड़ों को देख लो, चाहे आप जी, वायु को देख लो, सभी जगह ठीक। प्रदूषण हो रहा है। ठीक है मैडम, ठीक है। विज्ञान की जो विभीषिका है, उसका हम्म। जो प्रत्यक्ष जो उदाहरण है, हिंदी की कोई रचनाओं में देख सकते हैं? ऐसी कोई रचनाएं लिखी गई हो जो विज्ञान की विभीषिका का तांडव हमें देखने को मिलता हो, ऐसी कोई रचनाएं हिंदी में कोई ध्यान आ रही हो जी, अभी? पर्यावरण से जुड़ी हुई। पर्यावरण से या कोई तकनीकी जो भी शस्त्र अस्त्र हैं बनाए जा रहे हैं विज्ञान के द्वारा? जी सर, मैंने एक पढ़ी है जिसमें वो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, उसके बारे में अज्ञे का एक पाठ पढ़ा है। अच्छा अच्छा, चलो। तो क्या ये जो युद्ध होते हैं, क्या ये उचित है क्या मानव सभ्यता के लिए? सर युद्धों की पृष्ठभूमि तो कभी भी उचित नहीं रही थी, लेकिन इसलिए हमको तैयार रहना पड़ता है कि सामने अगर किसी देश से आगे से हमला हो तो आत्मरक्षा के लिए हमें इन हथियारों का आविष्कार करने पड़ते हैं। बाकी युद्ध के परिणाम कभी भी सकारात्मक नहीं रहे हैं। ये हम युगों युगों से देखते आ रहे हैं, चाहे आदिकाल से देख लो, चाहे वर्तमान काल में देख लो। अच्छा, चलो। आपकी प्रिय कवियत्री मीराबाई है, तो जी मीराबाई सर। के बचपन का नाम क्या था? जी, मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। पेमल था। तो जी सर। मीराबाई का जो कार्यकाल है वो लगभग 15वीं सदी रहा। तो 15वीं जी। सदी जो है उसमें नारी मुक्ति का आह्वान हम कह सकते हैं क्या? जी, मीरा बिल्कुल सर, क्योंकि सबसे पहले तो सर्वप्रथम मीराबाई जो हैं, उन्होंने राजपूत परिवार में जन्म लिया था। तो राजपूत परिवार में उस समय एक स्त्री के लिए बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात होती थी, और जिसमें विधवाओं की स्थिति तो सामाजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बंधन में मानी जाती थी। उनके लिए बहुत सारे कड़े नियम होते थे। और मीराबाई ने सभी नियमों को दरकिनार रखते हुए, और जो उन्होंने जैसे श्री कृष्ण की आराध्य उनको आराध्य माना, तो समाज के सारे रीति रिवाजों का विरोध करते हुए नारी अस्मिता की आवाज उन्होंने उठाई थी। तो ये तो मी बहुत ही ज्यादा उनके लिए उस समय मैं मानती हूँ कि उनके लिए ये बहुत कड़ा फैसला रहा होगा। तो मीराबाई कोई पंथ से भी सापेक्ष थी या निरपेक्ष थी, किसी पंथ या संप्रदाय से? जी सर, मीराबाई को प्रयास बहुत किए गए थे कि मीराबाई किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ जाएं। इसके लिए उनकी आलोचना भी हुई थी, परंतु मीराबाई हमेशा संप्रदाय निरपेक्ष रही थी। वो अच्छा कृष्ण भगवान की सगुण भक्ति करती थी, सगुण रूप में पूजा करती थी, परंतु संप्रदाय निरपेक्ष रही थी। अच्छा अच्छा। चलो, बहुत अच्छा। तो मीराबाई का जो अंतिम जो समय था वो कहाँ बीता? जी सर, मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका गुजरात में बीता था। वहां पर जो रणछोड़ जी का मंदिर था, वहां पर वो भक्ति करते हुए और भगवान की मूर्ति में लीन हो गई थी, ऐसी मान्यता है। तो मीरा को निर्गुण में लेंगे या सगुण में लेंगे, या दोनों का सम्मिश्रण कह सकते हैं? मीराबाई के जो गुरु थे, जिनको रैदास जी जो थे, वो निर्गुण भक्त माने जाते थे।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मीराबाई थीं, वो निर्गुण भक्ति से कुछ प्रभावित अवश्य थीं, लेकिन मीराबाई मूल रूप से सगुण भक्ति धारा की कवयित्री थीं। चलो बहुत बढ़िया चारुमिता जी। अग्रिम सदस्य को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो साक्षात्कार को जारी रखें। चारुमिता जी तैयार हैं आप? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आपका नाम प्रीति है, आपने बताया जैसे कि। हाँ मैम। क्या अर्थ है मैम प्रीति का? मैम प्रीति का अर्थ मैम 2 रूपों में लिया जा सकता है। एक तो वो जो सबका प्रिय हो और इसके अलावा जो सबको स्नेह करता हो। जी। आप भरतपुर से हैं। जी मैम। भरतपुर में हिंदी के एक बड़े लेखक हैं, जिनकी कर्म भूमि भरतपुर रही है। उन लेखक का नाम बताएंगे आप? जी मैम, उनका नाम है मैम श्री रांगी राघव, जी। जो मूल रूप से रांगे दक्षिण भारत के थे। रांगे राघव उपन्यासों के नाम बताइए। जी मैम, रांगे राघव जी के कई उपन्यास हैं और कुछ विशेष उपन्यास हैं जिनके नाम हैं, एक तो है मुर्दों का टीला, इसके अलावा कब तक पुकारूं, चीवर और घरौंदा। कब तक पुकारूं जो उपन्यास है, जी मैम। उसकी विषय वस्तु बता सकते हैं आप? जी मैम, इस उपन्यास में जो जरायम जाति के जो नट होते हैं ना, नट का जो पेशा रखते हैं, उनकी जीवन शैली के बारे में बताया गया है। इसका जो मुख्य पात्र है वो सुखराम है और उसकी एक पत्नी होती है प्यारी, और बाद में वो एक और पत्नी ले आता है, उसका नाम कजरी होता है। और उसमें ये बताया गया है कि जो नट जाति के जो स्त्रियाँ होती हैं, उनको किस प्रकार से शोषण का शिकार होना पड़ता है। जो ठाकुर होते हैं, वो उनका किस प्रकार से शोषण करते हैं और जो सुखराम है, वो जी किस जी प्रकार से उस चीज़ का विरोध करता है। जी। क्या इस उपन्यास को आंचलिक श्रेणी में रखा जा सकता है? हाँ मैम, इस उपन्यास में आंचलिक भाषा का प्रयोग भी किया गया है और इसके अलावा अंचल विशेष की जो वस्तु स्थिति है, उसका वर्णन किया गया है। इसलिए इसको आंचलिक इस क्षेत्र उपन्यासों की विशेष श्रेणी का में किस किस क्षेत्र विशेष का वर्णन आता है इसमें? जो मैम जहाँ रांगी राघव जी रहते थे ना, वेर के पास में जो नट जाति निवास करती थी, वहाँ उस क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आंचलिक उपन्यास की 2 विशेषताएं बताएं। आंचलिक उपन्यास में मैम एक तो जिस क्षेत्र विशेष का वह उपन्यास है, उस उपन्यास की भाषा का प्रयोग उस अंचल विशेष की भाषा का प्रयोग किया जाता है और वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। आंचलिक उपन्यास का नायक कौन होता है? मैम कोई भी वह पात्र जो कोई बनी बनाई परिपाटी से हटकर और मुख्य रूप से किसी रीत परंपरा को तोड़ने का काम करता है, कोई विशेष कार्य करता है, वही नायक कहलाता है। साहित्य में नायक के कितने प्रकार होते हैं? मैम साहित्य में नायक के कई प्रकार होते हैं, जैसे मैंने जो पढ़ा है, धीरोदत्त, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, इस प्रकार से होते हैं। धीरोदत्त नायक के बारे में बता सकते हैं? अम, जो मैम सोचने विचारने की क्षमता रखता है और रूप रंग से और जाति से उच्च कुल का होता है। जी मैम। मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। जी, धन्यवाद मैम।